एक मोहल्ले में दो परिवार थे। एक परिवार में अलका और उसके पति नीरज, उसकी सास सुधा और ससुर राम प्रकाश थे। और ठीक उनके घर के सामने एक घर में सुधा जी की पुरानी पड़ोसन राधा देवी और उनके बेटा पवन और बहू अंजू रहते थे। राधा देवी की पुरानी आदत थी कि एक घर की चुगली दूसरे घर में लगाकर झगड़ा करवाना और तमाशा देखना। पूरा मोहल्ला राधा की इस आदत से परेशान था। सब उसकी इस आदत को जानते थे, पर फिर भी उसकी बातों में आ ही जाते थे। राधा को सिर्फ एक परेशानी थी कि वह सुधा के घर में झगड़ा नहीं करवा सकी। जब सुधा बहू बनकर आई थी तो उसके कुछ महीने पहले ही राधा भी ब्याह कर आई थी, तो राधा खुद को सुधा की बड़ी जेठानी ही समझ बैठी थी। दोनों परिवारों का पहले से ही एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था, तो सुधा के आ जाने के बाद राधा का भी उनके घर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन सुधा की सास को राधा का घर पर बार बार आना पसंद नहीं था। राधा की सास राधा को समझाया करती थी कि घर में बहुत काम होते हैं, इसलिए घर के बाहर कम जाया करो। अब अपने सामने वाली सुधा को ही देख लो, पूरा दिन घर में रहती है। उसे अपनी सास का डर होता है, लेकिन तुम्हें किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर का काम ख़त्म करके गली मोहल्ले के हर घर में एक ना एक चक्कर काट कर आती हो। यह आदत अच्छी नहीं। मेरा बेटा तो घर से चला जाता है और तुम्हें सास ससुर का ज़रा सा भी डर नहीं है। अगर तुम किसी एक के घर में किसी दूसरे के घर की बात सुन लेती हो तो तुम उसकी बात दूसरे घर तक पहुंचा कर ही दम लेती हो। राधा के उस मोहल्ले में आने के बाद से अक्सर किसी न किसी घर में झगड़ा होता था, वह भी राधा की वजह से। जानते सभी थे, लेकिन मुंह पर कोई कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुधा के घर में उसका बेटा नीरज पैदा हुआ और उसके 1 साल के बाद राधा के घर में पवन पैदा हुआ। लेकिन राधा कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वह अक्सर अपनी पड़ोसन सुधा के घर भी पहुंच जाया करती थी और कभी सुधा के खिलाफ उसकी सास को भड़काती थी, तो कभी सुधा के सास के खिलाफ सुधा को भड़काया करती थी। लेकिन सुधा और उसकी सास दोनों आपस में ही बात को क्लियर करके राधा के खिलाफ हो जाया करती थी। वह दोनों आपस में कभी झगड़ा नहीं करती थी। इस बात को लेकर राधा अक्सर चिढ़ती थी। जब एक दिन सुधा के सास ससुर ने राधा के पति को शिकायत की कि राधा को कंट्रोल में रखे, तो मोहल्ले से भी 2-3 घरों ने शिकायत करने वाले आ गए। तो राधा के पति को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से मजबूर होकर किसी न किसी घर में झगड़ा करवा ही देती थी। उसकी इस आदत से तंग आकर राधा के पति ने उसे मायके भेज दिया और यह भी कहा कि मैं तुझे घर वापस लेकर नहीं आऊँगा जब तक तुम अपनी आदत को सुधार नहीं लेती। तब 2 माह तक वह अपने मायके में ही रही। आखिर राधा और उसके माता पिता हाथ जोड़कर उसे वापस घर छोड़कर गए थे। तब से राधा ने मन में खुन्नस पाल रखी थी कि वह सुधा का सास के साथ झगड़ा नहीं करवा पाई तो क्या हुआ, जब उसकी बहू आएगी तो उसका झगड़ा उसकी बहू के साथ ज़रूर करवाएगी। अब मोहल्ले वाले तो राधा की बातों में कम ही आते थे। वे सब उसे अच्छी तरह से पहचान चुके थे कि झगड़ा करवाए बिना इसका खाना हजम नहीं होता है। वैसे भी लोगों ने उसके घर आना जाना कम कर दिया था और उसे बुलाना भी बहुत कम कर दिया था। अब आखिर वह समय भी आ गया कि राधा के बेटे पवन की शादी हो चुकी थी और सुधा के बेटे नीरज की भी शादी हो चुकी थी। इस बीच राधा के सास ससुर और सुधा के सास ससुर भी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अब राधा को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। पति की वह कम ही सुनती थी। एक दिन सुधा और उसकी बहू अलका दोनों किसी बात पर ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, तो सुधा अलका को डांट रही थी और अलका चुपचाप सुनती जा रही थी। तो घर के बाहर अपने दरवाजे पर राधा भी खड़ी थी। आज उसे मौका मिल गया था। वह दौड़ती हुई आई तो अलका से कहने लगी, देखा बहू, तेरी सास कितनी झगड़ालू है। इसकी अपनी सास के साथ भी नहीं बनती थी, अब तेरे साथ कैसे बनेगी। तू चुपचाप सुनती जा रही है।
तेरी सास तो अपनी सास की एक भी नहीं सुनती थी, तू उसे जवाब नहीं देगी क्या? ऐसे ही दो चार भड़काने वाली बातें करने के बाद वह अलका के चेहरे की तरफ देख रही थी। अलका पलट कर राधा की तरफ देखने लगी और बोली, आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हैं। वह मेरी सास है, मेरे पति की माँ है और मेरी भी माँ हुई, तो क्या एक बेटी और माँ आपस में झगड़ा नहीं कर सकती? और आइंदा अपनी टांग अड़ाने की कभी कोशिश मत करना। और राधा कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी। तो अलका बोली, मेरा भला बुरा मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, आप जाइए और आप जाकर अपना घर संभालिए। तो राधा अपना सा मुँह लेकर घर के बाहर निकल गई और अलका ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तो पीछे सुधा खड़ी थी। उसने बहू अलका को अपने गले से लगा लिया और बोली, शाबाश बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यह औरत शुरू से ही ऐसी है। राधा अपने घर तो चली गई, लेकिन उसके तन बदन में आग लगी हुई थी कि वह इन दोनों में भी झगड़ा नहीं करवा पाई। तो शाम को जब काम से नीरज घर पर लौटा तो रास्ते में ही राधा ने नीरज को घेर लिया और बोली, आज तुम्हारी पत्नी ने अपनी सास को बहुत सुनाया। मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ पर मुझे तरस आता है। तुम्हारी बीवी इस तरह बोलती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिरकार मैंने हार कर तुमसे शिकायत की है कि तुम्हारी माँ तो कुछ बोलेगी नहीं। आखिर हम पीढ़ियों से पड़ोसी हैं। नीरज अपने घर के भीतर गया तो राधा की बहू अंजू ने कहा, मम्मी जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था कि आपने नीरज भैया को शिकायत लगा दी। तू चुप कर बहू, तू नहीं जानती, इस सुधा की वजह से मुझे 2 महीने तक अपने मायके में रहना पड़ा था। मैं आज तक नहीं भूली हूँ। जब तक इन दोनों में झगड़ा नहीं करवाऊँगी, चैन से नहीं बैठूँगी। तब तक पवन घर पर आ गया तो पूछने लगा कि क्या हुआ। तो अंजू ने सब कुछ बता दिया। तो पवन ने अपनी माँ से गुस्सा किया, माँ, अब तो आपके अपने घर में भी बहू आ गई है, अब तो पुरानी आदतें छोड़ दीजिए। इतनी देर में नीरज भी बदहवास सी हालत में राधा के घर पर आ गया और कहा, राधा चाची, यह क्या कर दिया आपने? आपके कहे के अनुसार मैं अलका की क्लास लेने लगा। वैसे रोज़ ही काम से घर आता हूँ तो माँ पानी लेकर आ जाती है, पत्नी चाय बना कर ले आती है। आज ज़रा सी ऊंची आवाज़ में अलका से बात की तो माँ और पत्नी ने चाय पानी तो दूर, राशन पानी देकर मुझ पर चढ़ाई कर दी। पापा अलग गालियाँ दे रहे हैं मुझे। समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? पवन ने नीरज से अपनी माँ के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और अपनी माँ की ओर देख कर कहा, माँ, अब इस उम्र में हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, पर इतना ज़रूर कहेंगे, अगर आप इन हरकतों से बाज नहीं आए तो हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। फिर कुछ भी करना, आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तब तक सुधा भी वहाँ आ गई और नीरज और पवन को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो किसी ने मेरी जेठानी का अपमान किया। हम दोनों झगड़ा नहीं करते तो तुम लोग इनको क्यों सुना रहे हो? राधा ने सुधा से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था। सुधा, जब तुम अपनी सास के साथ झगड़ा नहीं करती थी तब भी मुझे परेशानी होती थी। तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करती है तब भी मुझे परेशानी होती है। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी कि मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएं। खबरदार, जो किसी ने राधा भाभी को इस उम्र में छोड़कर जाने की बात की तो दोबारा उसे इस मोहल्ले में घुसने नहीं दूंगी। राधा ने आगे बढ़कर सुधा का हाथ थाम लिया और माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दे सुधा, मैं तुम्हारे घर में हमेशा झगड़ा कराने की कोशिश करती थी, लेकिन तुमने आज मेरा घर बचा लिया। राधा भाभी, देखा आपने, आपके घर में ज़रा सी चिंगारी लगी तो तुम तड़प उठी। यह सब तुम्हारी ही चुगलखोरी का अंजाम है। सोचो, आपकी इस आदत से कितने घर परेशान हुए हैं, पर आप तो ये परेशानी एक दिन भी नहीं झेल पाई। अब पता चला कि जब अपने घर में आग लगती है तो कैसा लगता है। हाँ सुधा, मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद कभी भी इधर की बात उधर नहीं करूँगी। आप सब एक बार मुझे माफ़ कर दो। इतना बोलकर राधा सुधा के गले से लग गई और सुधा ने कहा,
भाभी, अब दोबारा इस तरह की कोशिश मत करना, वरना सबसे पहले मैं ही तुम्हारे घर से हर तरह का रिश्ता नाता ख़त्म कर लूँगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।